बात कर लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, क्योंकि आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो पंजाब और यूपी में हैं। सीएम ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन किया है। इसके बाद उन्होंने प्रबुद्ध जनों से चाय पर चर्चा भी की। सीएम दोपहर 12:20 पर यूपी के देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में रोड शो करेंगे। सीएम दोपहर 3:10 पर राबर्ट्सगंज में प्रचार करेंगे। अमृतसर साहिब में मैं आकर के दर्शन कर रहा हूँ। गुरु मंदिर के दर्शन करके जो जीवन धन्य होता है, उसका आनंद का एहसास शब्दों से नहीं हो सकता, वह अंतरात्मा से होता है। मैं पवित्र हरमंदिर साहिब में आकर दर्शन करके यहाँ से परमात्मा से कामना कर रहा हूँ कि हमारे बीच वापस थोड़ा सा भारत को आगे बढ़ाने का, जिसकी शुरुआत परम पूज्य गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद से हुई थी कि ये देश दुनिया में नंबर 1 का देश बने, मानवता की स्थापना हो, हमारी संस्कृति दुनिया में अपनी अच्छाई का परचम लहराए। मैंने यही कामना की और निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी तो फिर एक बार हमारी अपनी सरकार भी बनेगी। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पंजाब और यूपी में रहने वाले हैं, आखिरी दिन चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले वो कहां रहेंगे। कन्याकुमारी जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी यहां पर रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है और इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे यानी कि आज 5 बजे थम जाएगा। तो आखिरी चरण के लिए चुनाव जो मतदान है वो 1 जून को और आखिरी चरण का प्रचार आज शाम को थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी जाएंगे और वहां रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। अब आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिर रॉक मेमोरियल जो है वो है क्या। तो उसके बारे में आपको बताएं कि रॉक मेमोरियल क्या है। कन्याकुमारी के समुद्र में ये स्मारक है, फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है ये, और 2 चट्टानों के ऊपर बना है रॉक मेमोरियल। 2 चट्टानों के ऊपर बना है रॉक मेमोरियल और आरएसएस की स्मारक बनाने में अहम भूमिका रही है। 2 सितंबर 1970 को राष्ट्रपति ने स्मारक का उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह 2 महीने तक चला। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी इसमें शामिल हुई थी और स्मारक का प्रवेश द्वार अजंता और एलोरा गुफा मंदिरों की तरह है। इसका मंडपम श्री रामकृष्ण मंदिर की तरह है। तो देखिए, आपको बता दें कि कन्याकुमारी में जो ये रॉक मेमोरियल है ये है क्या, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी फेज के वोटिंग से पहले वहां पर जाने वाले हैं। तो अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्याकुमारी में ध्यान लगाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले 2019 में भी पीएम मोदी केदारनाथ में ध्यान लगा चुके हैं। तो अभी 2024 के चुनाव से पहले जो आखिरी चरण का मतदान, उससे पहले कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2019 में प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे और वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया था। तो ये 2 तस्वीरों के जरिए समझिए इन 2 बातों को कि प्रधानमंत्री 2024 में कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे और 2019 में केदारनाथ में ध्यान लगा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव प्रचार का अंत और फिर अपने परंपरागत तरीके से करने वाले हैं। 1 महीने का लंबा प्रचार खत्म कर मोदी देश के सुदूर दक्षिण में विवेकानंद रॉक पर पहुंचकर अगले 24 घंटे वहीं रहेंगे। इस दौरान वो राजनीतिक गतिविधियों से बिल्कुल दूर होकर एकांत में वक्त बिताएंगे और वहां ध्यान करेंगे। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री के आगमन की व्यापक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है वहां पर तैयारी। जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी, पीएम मोदी साधना में लीन होंगे। पीएम मोदी दिल्ली की सियासत से दूर कन्याकुमारी में ध्यान मग्न होने की तैयारी में हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसकी सरकार बनेगी, इस तरह के तमाम सवालों से दूर पीएम मोदी अंतिम दौर के प्रचार से फुर्सत मिलते ही कन्याकुमारी का रुख करेंगे। दावा किया जा रहा है कि वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करेंगे। पिछले कुछ समय से धुआंधार चुनावी प्रचार और रैलियों में लगे पीएम मोदी अब शांति और साधना में लीन हो जाएंगे। बताया जा रहा है
पीएम मोदी उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जिस शिला पर विवेकानंद ध्यानरत रहे थे। अब पीएम मोदी के इस फैसले पर विपक्ष जमकर हमलावर है। वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप देश के वजीर आजम बन गए। अगर आप बंबई में जाकर एक्टिंग करते तो भारत के नहीं दुनिया के बहुत बड़े एक्टर होते आप, बहुत बड़े एक्टर होते आप। पूरे दुनिया के अवार्ड आपको ही दिए जाते। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया कि पीएम मोदी हर चुनाव में अंतिम चरण के मतदान से 48 घंटे पहले ध्यान में चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी में मेडिटेशन को टेलीविजन पर प्रसारित किया गया तो टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2019 में केदारनाथ और 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ में ध्यान लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात करेंगे अगली खबर की। आज से छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाया जाएगा। आखिर क्या सिखाया और बताया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को अच्छा शासन चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि मंत्री समय रहते सही फैसले लेकर लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिला सकें। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 जून तक चलने वाला है। इस दौरान सरकार के अधिकांश मंत्रियों को ट्रेनिंग में उपस्थित होना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप अनुभवी मंत्री हैं। इसके अलावा टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन नए मंत्री बनाए गए हैं। ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये आईएम को एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए, और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान टॉक करने के लिए आएंगे। और देश के जिस भी फील्ड एक्सपर्ट हैं, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, जैसे कि अभी नाम आ रहा है नीति आयोग के सीईओ रह चुके अमिताभ कांत साहब का, जिन्होंने नीति आयोग में भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा उन्होंने केरल में गॉड्स ओन कंट्री के रूप में टूरिज्म को प्रमोट करने का बहुत बड़ा काम आईएएस रहते हुए किया था। अभी नाम आ रहा है सुब्रमण्यम जी का, जो कि जम्मू कश्मीर का बहुत एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस हैं। ये सब हम सब के लिए गर्व की बात है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी शायद नाम आ रहा है। वो भी व्यक्तित्व विकास और प्रशिक्षण के लिए ख्याति लब्ध जो संस्थान है पुणे का प्रबोधिनी, उसके संस्थापक और उसको आगे ले जाने वाले लोगों में से महत्वपूर्ण हैं। तो एक सभी मंत्रीगणों को एक बेहतर एक्सपोजर होगा गवर्नेंस का, और आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब लोग और अच्छे तरीके से तैयार होंगे। आखिर क्या खास होगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो भी जानिए। छत्तीसगढ़ के मंत्री बनेंगे स्टूडेंट। योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन सिखाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट में होगा फोकस। डेवलपमेंट और आईटी संबंधित दी जाएगी ट्रेनिंग। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में विकास की होगी ट्रेनिंग। अधिकारियों की गलत सलाह से कैसे बचें, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं कांग्रेस का इस मामले में कहना है कि शायद 5 महीने में ही सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है। छत्तीसगढ़ के मंत्री और बीजेपी नेताओं का एक ही काम रहा है, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना। प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक दिख रहा है। हर विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है, तो गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग की आवश्यकता तो इनको है ही, लेकिन ये जनता से अगर मुलाकात नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो कितने भी ट्रेनिंग कर ले,
कितने भी इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको काम तो वही करना है, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना। और आज स्पष्ट हो गया है कि 15 साल भाजपा के जो सरकार था, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल था, 5 महीने में दिख रहा है। और कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो गुड गवर्नेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब देखना ये होगा कि जब 4 जून के बाद आदर्श आचार संहिता खत्म होगी और नए सिरे से विभागों के कामकाज शुरू होंगे, तो ऐसे में मंत्रियों को इस ट्रेनिंग का कितना लाभ मिल पाता है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने एक्स एमपी को सेट करने की चुनौती होगी। जब नतीजे आ जाएंगे, बीजेपी के 8 पूर्व सांसदों के पुनर्वास पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि आखिर इनका क्या होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर नेताओं को जिम्मेदारी देने के लिए काफी मशक्कत हो रही है। संगठन के सामने चुनौती है कि कांग्रेस से आए नेताओं को मौका मिले, लेकिन जिम्मेदारी देने की सूची में एक्स एमपी भी, मतलब एक्स सांसद भी शामिल हैं। साध्वी प्रज्ञा सहित 8 सांसदों की पुनर्वास पर सस्पेंस बरकरार है। 3 महीने से अधिक समय होने के बाद भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सांसद गायब रहे। लोकसभा चुनाव का नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन 1 सप्ताह बाद मध्य प्रदेश के 8 मौजूदा सांसदों का बेकाम होना तय है। 4 जून के बाद इनके नाम के आगे भूतपूर्व का तमगा जुड़ जाएगा। इनमें भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, सागर के राज बहादुर हैं, बालाघाट में ढाल सिंह बिसेन हैं और ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर भी शामिल हैं। आइए एक नजर जो भूतपूर्व हो जाएंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल, राज बहादुर सिंह सागर, विवेक शेजवलकर ग्वालियर, ढाल सिंह बिसेन बालाघाट, छतर सिंह दरबार धार, रमाकांत भार्गव विदिशा, केपी सिंह यादव गुना, गुमान सिंह डामोर रतलाम। इस मसले को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस और उनके नेता इसी तरह के ख्याली पुलाव विधानसभा चुनाव में पका रहे थे, लेकिन मुंगेरी लाल के हंसने ही सपने साबित हुए और वही लोकसभा चुनाव में होने वाले हैं। कांग्रेस के नेता दावे वही करें जिन पे 4 जून को सामना कर सके। उस दिन ईवीएम पे ठीकरा ना फोड़े, लड्डू बनवाएं, लेकिन मिठाइयां भारतीय जनता पार्टी बांटेगी। देखिए, अगर भाजपा की अगर आप फितरत को समझते हो तो ये यूज़ करने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर से आए हुए लोगों को फेंक देते हैं। 5 मिनट में 50 साल की जो मेहनत होती है उसको वो नेस्तो नाबूद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। 2 मिनट दुपट्टा पहनाते हैं और सालों की जो मेहनत होती है उसको समाप्त कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है। बीजेपी संगठन ने इन सभी सांसदों को फिलहाल कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी है। इन सभी को अब अपने सियासी पुनर्वास की चिंता भी सताने लगी है। इसके विपरीत जनार्दन मिश्रा रीवा, रोडमल नागर, राजगढ़ और मंदसौर में सुधीर गुप्ता चुनावी मैदान में जीत के हैट्रिक लगाने की चिंता कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी इन सभी सांसदों को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड के अमन साव गैंग छत्तीसगढ़ में अपना दबदबा बनाने में नाकाम नजर आए। छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े सुपारी किलिंग को अंजाम देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड के अमन साव गैंग का नाम सामने आया। अब नए खुलासे इसमें किए जा रहे हैं। वहीं लॉरेंस और अमन साव को भी पूछताछ के लिए रायपुर लाया जा सकता है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग छत्तीसगढ़ में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगा हुआ है। गैंग का मकसद रायपुर और रायगढ़ में 2 कारोबारियों को निशाना बनाना था। वहीं अमन गैंग के ज्यादातर शूटर झारखंड और बिहार समेत देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं, जिसके चलते अमन गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के हैंडलर से संपर्क किया और फिर तय प्लान के मुताबिक शूटरों को रायपुर भेजा गया। आपको मैं बताऊं कि इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है उसके पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो है मयंक सिंह, उसके पीछे भी, और अमन साहू जिसके नाम पे ये सब कुछ हुआ है, उसके भी आपराधिक रिकॉर्ड, उससे रिलेटेड जो जानकारी हम लोगों ने मांगी है और उसको जांच में शामिल करें। झारखंड की ATS के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं। आने वाले समय में इसमें और कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रायगढ़ में जिस व्यापारी को निशाना बनाने वाले थे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए हैं और उनका झारखंड में 800 करोड़ रुपए का सड़कें बनाने का काम चल रहा है। हालांकि पुलिस ने इन चारों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है।
और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये घटना देखा जाए तो लेवी वसूली के लिए डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए की गई थी। और इसमें जिस तरह से शूटर्स चारों स्टेट के बाहर के थे और कुछ बहुत ही प्रोफेशनल शूटर्स हैं, और पहले भी उन्होंने छत्तीसगढ़ में अटेम्प्ट किया था, कोरबा में, रायपुर में एक जो कंपनी है उस पर अटेम्प्ट इन्होंने किया था। अब उसके बाद इस बार उनके मंसूबे थोड़े उससे भी ज़्यादा आगे के थे और ये पूरी तरह से फायर करने वाले थे व्यक्तियों के ऊपर। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव दोनों ही जेल में बंद है और जेल में बंद रहने के साथ में इन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर इसकी प्लानिंग की थी और प्लानिंग करने के बाद में अपने 4 शार्प शूटरों को यहाँ भेजा था। हालांकि पुलिस ने इनके मंसूबे को नाकामयाब किया। अब पुलिस इनके चैट के माध्यम से तमाम तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और माना यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव को भी पूछताछ करने के लिए रायपुर पुलिस यहाँ पर छत्तीसगढ़ ला सकती है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।